मुजम्मिल बेटा, क्या बात है, जब से आए हो कुछ उलझे उलझे से हो। मुमताज़ बेगम ने हलीमी से पूछा। दादू, कई घंटे की फ्लाइट थी, बस थकावट है और कुछ नहीं। आप परेशान ना हूँ, मुजम्मिल ने बात टालते हुए जवाब दिया। ठीक है, तुम जाके आराम करो, कल बारात के साथ भी तुमने जाना है। मुमताज़ बेगम ने लम्हा भर की ताख़ीर किए बगैर कहा था। मुजम्मिल ने सुना तो उसने शिकायती नज़रों से अपनी दादी को देखा। दादी के चेहरे पर संजीदगी बढ़ गई। मुजम्मिल बेटा, मैं बिल्किस से वादा कर चुकी हूँ कि मुजम्मिल बारात के साथ ज़रूर जाएगा, उस बेचारी का मान रह जाएगा। दादू, आप कुछ ज़्यादा ही मासी बिल्किस पर मेहरबान हैं। मुजम्मिल ने खुश्क लहजे में जवाब दिया। बिल्किस का तुझ पर बड़ा एहसान है। मुजम्मिल बेटा, मुझ पर एहसान वो किया? मुजम्मिल ने हैरत और तजस्सुस से कहा। बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी, वक्त आने पर। मुमताज़ बेगम ने घायल आवाज़ के साथ कहा। मुजम्मिल के चेहरे पर कई सवाल बिखर गए। मुमताज़ बेगम ने देखा तो जल्दी से मुस्कुराते हुए बात बदली। तुम बेटी पर मेहरबान हो। मैं उसकी मुँह पर बाज़ला कहूँ है नज़र नहीं आई। मुजम्मिल ने पूछा। तुम्हारे लिए रिशीन सैलड बनाने गई है, मुमताज़ बेगम ने बताया। दादू, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, आप खाना वहीं भिजवा दीजिएगा। मुजम्मिल ये कहते हुए खड़ा हो गया। अब तक खाना तुम्हारे रूम में लग चुका होगा, मुमताज़ बेगम ने यकीन के साथ कहा। भाई, अस्सलाम अलैकुम, बाज़ला ने मुजम्मिल को देखते ही कह दिया, जो अपने बेड रूम में दाखिल हुआ था। बाज़ला बेड रूम में डिस्टिंग कर रही थी। वालेकुम अस्सलाम, मुजम्मिल ने संजीदगी से जवाब दिया। उसने वार्डरोब से कपड़े निकाले और वाश रूम में घुस गया। वो वाशरूम से निकला तो बाज़ला भी टराली के साथ कमरे में वारिद हुई। बाज़ला ने टेबल पर खाना लगाना शुरू कर दिया था। मुजम्मिल शीशे के सामने बालों में ब्रश करने में मसरूफ़ था। भाई, डिनर इज़ रेडी, बाज़ला ने स्टाइल से सेंट्रल टेबल की तरफ इशारा करते हुए इत्तला दी। भाई, आज मैंने आपके लिए फ्रूट चाट की जगह रिशीन सैलड बनाया है। मैंने डाइजेस्ट में रेसिपी पढ़ी थी। डाइजेस्ट का नाम सुनते ही मुजम्मिल ने अजीब नज़रों से बाज़ला की तरफ देख अलिफ। बाज़ला ने अपनी ज़बान दांतों तले दबाई और चौड़े निगाहों से इधर उधर देखने लगी। मुजम्मिल ने सोफ़े पर बैठने के बाद सबसे पहले रिशीन सैलड ही अपनी प्लेट में डाला और खाने लगा। वो खामोशी से खा रहा था और बाज़ला मुजरिमों की तरह उसके सामने खड़ी थी। भाई, सच कहूँ, मैंने पिछले 6 माह से कोई नावल, कोई डाइजेस्ट नहीं खरीदा। हम वादा खिलाफी ज़रूर की है। कॉलेज में सहेलियों से लेकर ज़रूर पढ़ लेती हूँ। आज आपसे पका वादा करती हूँ, जब तक डॉक्टर नहीं बिन जाती कोई नावल नहीं पढ़ूँगी, चाहे वो नमल आपी का ही क्यों ना हो। नमल का नाम सुनकर मुजम्मिल ने गर्दन उठाकर बाज़ला की तरफ देखा। उसने दिल में सोचा, बाज़ला को नमल हैदर के मुताल्लिक़ बताता हूँ। वो अभी सोच ही रहा था। बाज़ला फिर से बोल पड़ी। सूरी भाई, मुझे पता है आप मेरे लिए ही कहते हो। आइंदा नमल आपी का जिक्र भी नहीं करूँगी, आपकी कसम। बाज़ला ने बड़ी मासूमियत से कसम उठाई थी। मुजम्मिल उस के भोलेपन पर मुस्कुरा दिया। बाज़ला ने मुजम्मिल की मुस्कुराहट का फ़ायदा उठाया और जल्दी से फरमाइश कर दी। भाई, एक रेकोसट थी, बाज़ला ने डरते डरते कहा। मुजम्मिल ने संजीदगी से उसकी तरफ देखा और अपने अबरों से बोलने का इशारा किया। पुलाव भी खाए ना, बाज़ला ने बात बदल दी। मुजम्मिल ने जांचती निगाह उस पर डाली और कहने लगा, असल बात बताओ, आप भी बासित भाई की बारात के साथ चले ना। अम्मी ने सारे मिराज के में मशहूर कर दिया है कि हमारा सेठ भी बारात के साथ आएगा। सेठ? मुजम्मिल ने सेठ सुनकर अजीब सा मुंह बनाया था। अम्मी ने मिराज के में सब लोगों को आपका नाम सेठ साहब ही बताया है। अगर आप ना गए तो सारे शरीक है मैं अम्मी की नाक कट जाएगी। बाज़ला, यू नो, मैं शादी में नहीं जाता। मुजम्मिल ने हतमी अंदाज में कहा। भाई, आई नो, आप मुझे बहन जैसी समझते हैं ना, प्लीज़ मेरी खातिर ही सही। बाज़ला ने मुदबाना गुजारिश की थी। आपने तय करना है बाज़ला आपकी बहन है या नहीं। जैसी को बीच में से निकाल दो। नमल हैदर के अल्फाज मुजम्मिल के कानों में गूंजे। मुजम्मिल ने चश्म उल्फत से बाज़ला को देखा, फिर कहने लगा, तुम बहन जैसी नहीं
बल्कि तुम मेरी बहन हो, है तो बहुत मुश्किल, फिर भी बारात के साथ जरूर जाऊंगा। बाज़ला के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। थैंक्स मुजम्मिल भाई। मुजम्मिल गाड़ी पार्क करने के बाद बेजार सा अपनी गाड़ी से उतरा। बारात शादी हाल के बैरूनी दरवाजे तक पहुंच गई थी। दुल्हन की सहेलियों ने बासित का गुलाब की पत्तियों से स्वागत किया था। मासी बिल्किस अपने बेटे के वारी वारी जा रही थी। बाज़ला कभी अपने भाई की तरफ देखती और कभी मुड़कर मुजम्मिल की तरफ देखती, जो बारात ही की तरफ आ रहा था। है तो डिफ एंड डम पर है खूबसूरत, इशाल ने सरगोशी के अंदाज में माहम के कान में कहा। ये भी हाय अल्लाह, माहम ने धीमे लहजे से कहा। वो मुजम्मिल को देख रही थी। उसे इशाल की बात सुनकर इंतहाई दुख हुआ था। बड़ा हौसला है बेनिश का, जो एक गूंगे बहरे बंदे से शादी कर रही है, शमाल ने नाक चढ़ाते हुए सितारा से कहा। बाज़ला ने ये बात सुन ली थी। बारात शादी हाल में दाखिल हो चुकी थी। बाज़ला बैरूनी दरवाजे पर मुजम्मिल का इंतजार कर रही थी। ये जेम्स बॉन्ड कौन है? सितारा ने जल्दी से शमाल के कान में पूछा। इससे पहले कि वो उसे कोई जवाब देती, इशाल ने सदा लगाई, हेलो मुजम्मिल बैग। मुजम्मिल ने अजनबी नज़रों के साथ इशाल की तरफ देखा, फिर चंद लम्हे सोचकर बोला, हेलो, और बाज़ला की तरफ बढ़ गया। माहम ने जोर से कहनी इशाल को मारते हुए कहा, ये तो बोलता है। मी ने कब कहा ये गूंगा है? इशाल ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। बाज़ला और मुजम्मिल भी शादी हाल में दाखिल हो चुके थे। बाज़ला ने इधर उधर देखा और एक कोने में मुजम्मिल को ले जाकर बोली, भाई आप प्लीज़ रुखसती तक बासित भाई के साथ ही रहीं। हमारे रिश्ते दार और यहाँ के लोग बड़े अजीब से ही, डोंट वरी। बाज़ला, मुजम्मिल ने शफ़क़त से बाज़ला के कंधे पर हाथ रखते हुए तसल्ली दी और दौलह के स्टेज की तरफ चल दिया। ब्राइड लाम रूम के बाहर से माहम और इशाल उसे देख रही थीं, तो दूसरी तरफ हाल की दरमियानी पार्टीशन से ख़वातीन की तरफ जाने वाले दरवाजे के पास से सितारा और शमाल उस पर नजरें जमाए हुई थीं। मुजम्मिल जाकर बासित के बराबर में बैठ गया। मी ने तुमसे पूछा था ये जेम्स बॉन्ड कौन है? सितारा ने शमाल से एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर फिर सवाल किया। ये दौलह का बास है, बहुत उमैर है। मी ने सुना है शादी का सारा खर्चा इसी ने किया है। शमाल ने मुजम्मिल को चश्म हसरत से देखते हुए सितारा को बताया। दूसरी तरफ इशाल ने सीना तानकर माहम को खबर दी। ये हमारा रिलेटिव है। माहम ने शक की मुस्कुराहट से इशाल को देखते हुए कहा, चल झूठी रिलेटिव और तमधारा आई सॉयर। इशाल ने यकीन दिलाने की कोशिश की, फिर भी माहम के मुखड़े पर बेयकीनी ही थी। करता किया है? माहम ने संजीदगी से पूछा। अबता बता रहे थे, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। इशाल ने जवाब दिया। हकीम चचा आ गए, माहम ने उजलत में कहा और साथ ही ब्राइडल रूम में घुस गई। इशाल ने भी जल्दी से उसकी तकलीद की। इसके बरअक्स शमाल और सितारा अपनी जगह पर ही खड़ी रहीं। हकीम आकिल अंसारी के हाथ में रजिस्टर था। वो दौलह के स्टेज की तरफ जा रहे थे। उनके साथ दुल्हन का बाप और उस के चंद करीबी अजीज व अकारिब भी थे। बाज़ला फिक्रमंदी से हाल की पार्टीशन वाली जगह सितारा और शमाल से थोड़ी दूर खड़ी थी, जहाँ एक तरफ ख़वातीन बैठी हुई थीं और दूसरी तरफ मर्द हजरात थे। नन्ही सी उम्र और इतनी फिक्रमंदी। बाज़ला सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है और डॉक्टर बनना चाहती है। वो अपने चश्मे के ऊपर से देख रही थी जैसे कोई बूढ़ा हालात वाओ वाक़यात देख रहा हो। निकाह शुरू करो, किफ़ायत हसीन, दुल्हन के बाप ने देसी अंदाज में कहा। उसका कहना हुक्म या इजाज़त के ज़मरे में नहीं आता था। मुजम्मिल ने दौलह बासित की तरफ देखकर उसे इशारों से समझाया। बासित ने सर को हमी जुम्बिश दी। जी बसम अल्लाह करें। मुजम्मिल ने हकीम साहब की तरफ देखते हुए जवाब दिया। हक महर कितना होगा? दुल्हन के बाप ने यकलखत पूछा। मुजम्मिल ने बासित की तरफ देखा। अचानक उसकी नज़र बाज़ला पर पड़ी। उस ने खड़े होकर बाज़ला को हाथ के इशारे से स्टेज की तरफ बुलाया। बाज़ला तेज़ तेज़ कदमों के साथ स्टेज की तरफ आई। बाज़ला पास आई तो मुजम्मिल बोला, बाज़ला ये पूछ रहे हैं हक महर कितना होगा? वही शरी, बाज़ला ने जल्दी से जवाब दिया।
हक महर शरी नहीं होगा बल्कि 5 लाख होगा। किफ़ायत ने हतमी अंदाज में फैसला सुनाया। खालू जी, मैंने आपसे पूछा था, आपने तो उस वक्त जवाब दिया था वही। शरी, बाज़ला ने शिकायती अंदाज में किफ़ायत से कहा। अब भी मैं ही कह रहा हूँ, किफ़ायत ने सीना तन कर जवाब दिया जैसे अपना हक मांग रहा हो। मुजम्मिल को उसका अंदाज और रवैया पसंद न आया था। उसने बड़े इत्मीनान से पूछा, हक महर किया है? किफ़ायत को किसी ऐसे सवाल की तवक्को न थी। उसने परेशानी से हकीम साहब की तरफ देखा जैसे उनसे मदद मांग रहा हो। हक महर औरत का हक है, शरीयत ने उसकी कोई हद मुकर्रर नहीं की। हकीम साहब ने अपना नुक्ता नज़र पेश किया। इसीलिए तो मैं भी 5 लाख कह रहा हूँ। किफ़ायत फिर से जोश में बोला। बाज़ला ने बेचारगी से मुजम्मिल की तरफ देखा जो पहले ही से बाज़ला को देख रहा था। बासित सुन तो नहीं पा रहा था, लेकिन अपने खालू के चेहरे के तासुरात देख रहा था। उसने इशारों से बाज़ला से पूछा कि खालू क्या बोल रहा है। बाज़ला ने उसे सारी बात समझाई। बासित ने मुजम्मिल को बाजू से पकड़कर हिलाया और इशारों से कहा कि आप बात करो। हक महर मुजिल होगा या खैर मुजिल? मुजम्मिल ने किफ़ायत से पूछा। किया होगा। किफ़ायत ने हैरानी से हकीम साहब की तरफ देखा। हकीम साहब के बोलने से पहले ही मुजम्मिल फिर बोल पड़ा। मुजिल मतलब मौका पर अदा कर देना, और खैर मुजिल बाद में अदा करना। फ़र्ज़ करें मैं 5 लाख अभी अदा कर देता हूँ तो वो आपकी बेटी को मिलेगा, आपको हर गज़ नहीं, और आपकी बेटी निकाह के बाद हमारे साथ जाएगी। उस में आपका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। मुहतरम, हक महर औरत की इज़्ज़त अफ़ज़ाई है, उसकी तकरीम है। इस रिश्ते को कायम रखने की शर्त नहीं। शादी शर्तों पर नहीं की जाती और ना ही शर्तों पर चलती है। मौलवी साहब, आप निकाह शुरू करें। हक महर 40,000 होगा। मुजम्मिल ने किफ़ायत को समझाने के साथ साथ अपना फैसला भी सुना दिया। किफ़ायत ने एक बार फिर हकीम साहब की तरफ देखा जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। किफ़ायत ने हकीम साहब से एक तरफ चलने की अर्ज़ की, जो उन्होंने मान ली। चंद मिनट हकीम साहब से मशावरत के बाद उसने कहा, हकीम साहब, आप निकाह पढ़वा दो। निकाह हो गया। मुजम्मिल ने 40,000 निकाल कर हकीम साहब को थमा दिए कि वो दुल्हन के हवाले कर सकें। हकीम साहब ब्राइडल रूम की तरफ चले गए। मुबारक हो की बेशुमार अजीब व गरीब आवाज़ें हाल में गूंज उठी। दौल्हे को गले मिलने और मुबारक बादिया देने का सिलसिला शुरू हो गया। मुजम्मिल ने स्टेज से उतरने में ही आफियत जानी। बाज़ला ने मशकूर निगाहों से मुजम्मिल की तरफ देखा और औरतों की तरफ चल दी। उसकी मुँह बिल्किस पहले ही से औरतों वाली साइड पर थी। वो अपनी बचपन की सहेलियों और रिश्तेदार औरतों के साथ मगन थी। हकीम साहब ने दुल्हन बेनिश को निकाह पढ़ाया, उसे हक महर दिया और ब्राइडल रूम से निकल आए। मुबारक हो बेनिश, माहम ने गले लगते हुए कहा। वाह जी वाह, तमधारी तो लॉटरी लग गई। तमधारा हसबीनड हैनड सुम भी है, साथ डिफेंडम भी। इशाल बगैर सोचे समझे बोले जा रही थी। माहम ने उसे चटकी काटी और चुप रहने का सिग्नल दिया, मगर इशाल कहूँ टलने वाली थी। मेरा मतलब है, ये दोनों क्लैश से बच जाएंगे। ना वो कुछ बोलेगा और ना ही सुनेगा। बेनिश, तमधारी पसंद वाकई लाजवाब है। दूल्हा भाई दिखने में तो बहुत ही अच्छे हैं। माहम ने इशाल को चुप करवाते हुए कहा। बासित ही बहुत अच्छे। बेनिश ने शर्माते हुए दिल की बात कह दी। आए हुए अभी से तारीफें। इशाल को एक बार फिर बात करने का मौका मिल गया। खाना खुल गया है। चंद आवाज़ें बुलंद हुआ, फिर चिरागों में रोशनी ना रही। आंखों को खाने के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। दुल्हन और उसकी सहेलियों का खाना ब्राइडल रूम में पहुंचा दिया गया था। दुल्हन की तो भूख ही उड़ गई थी। उसकी सहेलियों के साथ इशाल भी खाने में मसरूफ़ थी। माहम वाशरूम गई थी मगर लौटी ना थी। इशाल खाना खाते हुए थोड़ी देर बाद कह देती, माहम का वाशरूम ही लंबा हो गया है। माहम हाल के उस हिस्से में झानक रही थी जहाँ मर्द हजरात खाना खा रहे थे। उसकी नज़रें किसी को खोज रही थीं। नज़रों की खोज का सफ़र जारी था। फिर अचानक नज़रों को अपनी मंजिल नज़र आ गई। मुजम्मिल वाशरूम से निकल रहा था। वो खाने वाली साइड पर जाने की बजाय हाल के बैरूनी दरवाजे की तरफ चल दिया। माहम ने देखा तो वो
एक सुतून के पीछे हो गई ताकि मुजम्मिल को नजर ना आ सके। मुजम्मिल के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कदमों को किसी की आवाज ने रोका था। भाई भाई, बाज़ला तेज तेज चलती हुई उसकी तरफ आई। मैं कब से आपको फोन कर रही हूँ, बाज़ला ने फूली हुई सांस के साथ कहा। क्यों, खैरियत तो है? वो आपकी गाड़ी में बड़े वाला सूटकेस है, वो निकालना था। बाज़ला ने फ़ोन करने की वजह बताई। ये लो गाड़ी की चाबी, हनीफ खाना खा ले तो उसे कह देना वो निकाल दे गा। मुजम्मिल ने बाज़ला को गाड़ी की चाबी थमाते हुए कहा। खाना तो बहुत मज़ेदार है, तो जाओ खाना खाओ। आपने क्यों नहीं खाया? बाज़ला ने गिला करते हुए पूछा। मुझे भूख नहीं है, तुम जाओ।